नमस्कार। अभी नवरात्रा चल रहे हैं और हमने मुज़फ़्फ़रपुर की देवी स्वरूप महिलाओं के बारे में जानने का कार्यक्रम शुरू किया है और आज 5वें दिन हमारे साथ हैं आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर ममता रानी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे चुना इस मौके पर बोलने के लिए। और आप प्रश्न पूछें, मैं जो उत्तर होगा संभावित वो दूँगी। मैम, तो जैसे कि हमारे देश भारत को हमेशा से पुरुष प्रधान देश कहा गया है और आज के आधुनिक भारत में महिलाओं का भागीदारी हमेशा से बढ़ चढ़ कर रही है और वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो और इस मामले में अभी भी भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वस्तुतः भारत पुरुष प्रधान देश है नहीं। अभी लोगों ने जो भी व्यवहार में कर लिया हो, भारत में तो सब दिन स्त्रियों की पूजा होती रही है। और आप देखिए कि विद्या की जो अधिष्ठात्री हैं वो सरस्वती हैं, महिला हैं। शक्ति जो पुरुषों का वर्चस्व माना गया, उसमें भी शक्ति के लिए लोग दुर्गा की पूजा करते हैं। अन्नपूर्णा अन्न देती हैं, लक्ष्मी धन देती हैं। तो आप देखिए कि सब जगह तो स्त्रियाँ ही हैं और भारत में स्त्रियों का बहुत ही गौरवशाली और गरिमापूर्ण इतिहास रहा है। बीच के दिनों में ये ज़रूर है कि पुरुषों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन आज भी शक्ति मातृ ही है और हमारे देश में स्त्रियों की पूजा होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहते हैं कि 90 के दशक में महिलाओं के लिए, खासकर बिहार में, आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के दिन में आप एक बहुत सफल नारी हैं। तो आप इस के बारे में आपका क्या कहना है? ये सही है कि बिहार में शिक्षा में लड़कियां पहले बहुत पीछे थीं, लेकिन सामाजिक बदलाव आए हैं। पहले लोग ज़मीन बेचकर बेटों को पढ़ाते थे, अब बेटियों के भी उच्च शिक्षा के लिए ज़मीन बेची जाती है या लोन लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह बड़ा ही कारगर रहा। और ये केंद्र सरकार की इस योजना में बिहार सरकार ने भी काफ़ी कुछ किया, जैसे लड़कियों के लिए साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, कन्या उत्थान योजना है। कई तरह के ऐसी योजनाएं लाई गई जिससे छात्राओं को पढ़ने में अच्छा महसूस हुआ। उनको वो अपने माता पिता पर पढ़ने के लिए कम से कम बोझ नहीं रही, तो उन लोगों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब मैं खुद छात्रा थी तो उस समय भी लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन उस समय गिनती के क्षेत्रों में लड़कियां जाती थीं। बहुत हुआ तो मेडिकल हुआ, शिक्षण हुआ, कुछ लड़कियां प्रशासनिक में जाती थी। लेकिन आज तो लड़कियों के लिए एनडीए में भी जाने का दरवाज़ा खुल गया है। धन्यवाद दूंगी मैं प्रधानमंत्री को कि उन्होंने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां लड़कियों का प्रवेश वर्जित हो। तो यह एक बड़ा बदलाव है और आज लड़कों के बनस्पत लड़कियों की संख्या कई चीज़ों में, आप टॉप 10 उठा लें तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, बिहार टॉपर्स उठा लें तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मेरा परिवार, मैं संयोग से एक बहुत ही विकासवादी परिवार से रही, इसलिए वहाँ जो शिक्षा मुझे मिली, जो मेरे भाइयों को शिक्षा मिली, उसी के बराबर में मुझे शिक्षा मिली। इसलिए इस मामले में मैं तो भाग्यवान थी कि मेरी शिक्षा दीक्षा अच्छे संस्थानों में हुई। माता पिता ने उसके लिए मुझे पर्याप्त अवसर दिया और मैंने उस अवसर को, उस चुनौती को एक चैलेंज के रूप में लेकर के खुद को स्थापित किया। मैम, चूँकि आप शिक्षा से जुड़ी हैं, तो बिहार की शिक्षा पद्धति के विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, शिक्षा तो देश कहिए, राष्ट्र कहिए और राज्य कहिए, दोनों के समन्वय सूची में है। इसलिए शिक्षा नीति तो तैयार होती है केंद्र स्तर पर और उसमें अपने अपने स्तर से स्टेट उसको लागू करते हैं। तो बिहार में इन दिनों मैंने जिन योजनाओं का पहले जिक्र किया, उन योजनाओं को लागू करने से स्त्री शिक्षा में व्यापक परिवर्तन आया है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्त्रियों को पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया, तो इसलिए उनको शिक्षित करना भी ज़रूरी समझा। तो पहले जो ड्रॉप आउट रेट्स होते थे बिहार में, एलिमेंट्री स्तर से ही शुरू हो जाता था, फिर बाल विवाह भी एक कारण था कि शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाती थी। अब जब ये सब चीज़ें बंद हुई हैं, शराबबंदी हुई है, तो भी पिता पैसे बचाने लगे तो उससे बेटियों की शिक्षा होने लगी। तो इतनी सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने शुरू की कि कन्या का शिक्षा
शिक्षण निःशुल्क रहेगा, उनको कई तरह की प्रोत्साहन राशि देने का, 25,000 रुपया, 15,000 रुपया, जो टॉपर्स हैं उनको लैपटॉप देने का। तो इस तरीके से लड़कियों के शिक्षा के क्षेत्र में बिहार विगत 15 वर्षों में काफ़ी आगे बढ़ा है, बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। मैम, आप राजनीति में भी सक्रिय हैं और आपके राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने काफ़ी बुलंदियां हासिल की हैं और अभी चुनाव का दौर चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अभी भी काफ़ी महिलाओं को उनके पति की आवश्यकता पड़ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? ये एक विचारणीय विषय ज़रूर है कि हम सुनते हैं सरपंच पति तो पार्षद पति, तो ये जो एक कैटेगरी है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कई जगह महिला मुखिया महिला हैं, वो बड़े एक्टिवली काम कर रही हैं, लेकिन कई जगह अभी भी उनके बदले में उनके पति काम करते हैं। और मैं फिर कहती हूँ कि इसके मूल में शिक्षा का अभाव है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो चीज़ों को समझेंगी, वो खुद आगे बढ़कर काम करेंगी। लेकिन जब आरक्षण जिस समय दिया गया उससे पहले महिलाएं अगर शिक्षित होती, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता तो शायद दृश्य दूसरा होता। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लोग इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। और जब बड़े स्तर पर जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, अभी पंचायत स्तर पर है, लेकिन अगर विधानसभा में लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो उसके लिए महिलाएं तैयार हो रही हैं। और पढ़ी लिखी महिला निस्संदेह जब जाती है तो चीज़ों को बेहतर समझती है और उसे चलाने के लिए किसी भाई की या किसी पति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके मूल में भी शिक्षा है। शिक्षित होंगी महिलाएं तो बेहतर कार्य करेंगी, खुद कार्य करेंगी, उन्हें सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मैम, आप चूँकि कई सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं, तो ऐसे में आप अपने राजनीतिक व्यवसाय, सामाजिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में तालमेल कैसे बिठा पाती हैं? देखिए, समय सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी 24 घंटे हैं, जिसमें वो 18 घंटे काम करते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में ही कि जो व्यस्त होते हैं समय उन्हीं के पास होता है, और जो व्यस्त नहीं होते वो अस्त व्यस्त होते हैं। तो एक शेड्यूल निर्धारण करना, समय की पाबंदी, ये चीज़ें अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करेंगी और हर काम के लिए एक वक्त निर्धारित करेंगी। मैंने हर काम के लिए वक्त रखा हुआ है। जैसे बहुत आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत लोग पूरे पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। मैंने उसका भी वक्त निर्धारित किया है कि मैं सुबह में आधा घंटा मोबाइल को दूंगी, जो भी सोशल मीडिया है, और रात में आधा घंटा दूंगी। मैं पूरे दिन व्हाट्सएप नहीं देखती रहती, मैं पूरे दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि कॉलेज का काम करना है। उसी तरीके से जो मेरा छुट्टी का समय होता है उसको मैं राजनीति में या अन्य संगठनों में जहाँ भी मैं हूँ, जो भी दायित्व है उसके लिए मैं निकालती हूँ और वहाँ देती हूँ। तो एक टाइम मैनेजमेंट यह एक बड़ा मुद्दा है। अगर इसमें आप सक्सेसफुली टाइम मैनेजमेंट करते हैं, वैसे भी स्त्रियाँ जो होती हैं वो मल्टीटास्किंग होती हैं। कभी भगवान के 10 हाथ नहीं होते हैं, लेकिन दुर्गा के 8 हाथ हैं। तो ये 8 हाथ प्रतीक है कि स्त्रियां एक साथ कई काम कर सकती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं। वो किचन में सब्जी भी चलाती रहती हैं, बच्चे को तैयार भी करती रहती हैं और पति के लिए टिफ़िन भी पैक करती रहती हैं। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट अगर किया जाए तो मुश्किल नहीं है। आप अपने समय का सही सदुपयोग करके और कई विधाओं में अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। जी मैम, आज की युवतियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश ये देना चाहूँगी कि युवतियों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, तमाम नारी सशक्तिकरण की बातें एक जगह हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि परिवार की धुरी आज भी महिला है। और आप नौकरी कर लेती हैं तो परिवार से मुक्ति नहीं मिल जाती, वहाँ भी आपकी जिम्मेदारी है। तो महिला यदि नौकरी भी कर रही है तो भी वो एक बहन है, वो एक माँ है, और सारी जिम्मेदारियाँ उसको पूरी करनी होती हैं। इसलिए मैं यही सीख दूँगी कि घबराना नहीं है, किसी चीज़ से भागना नहीं है, और सतत अगर आप लगे रहते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। महिलाओं ने इतिहास रचा है और आज भी वो इतिहास रच रही हैं। एक शेर याद आता है कि तेरे माथे का घूंघट बहुत खूब है, लेकिन तो उसको परचम बना लेती तो अच्छा था। तो महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो घूंघट में भी रह के सब चीज़ को अच्छे से संभालें। घूंघट भी हमारी परंपरा है, हम उसको भी न त्यागें, और जींस के साथ जब चलना हो तो हम उतनी ही स्मार्टली चलें। और ये महिलाएं कर सकती हैं, महिलाओं ने किया है। तो महिलाओं को जितनी जिम्मेदारी है उसका वो निर्वहन कर सकती हैं। उनको भागना नहीं चाहिए, हंस करके तमाम जिम्मेदारियों का मुकाबला करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय हमें मुज़फ़्फ़रपुर मैग को दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद मैम। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। मैं शुभांगी सिन्हा, मुज़फ़्फ़रपुर मैग से।